हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू पीसीएस चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंजाब पीसीएस का जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ है उसके जीएस पेपर नंबर 1 के जितने भी क्वेश्चंस आए थे उनको डिस्कस करेंगे। अभी रिसेंटली संडे को पेपर हुआ है और क्वेश्चंस बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल के थे। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं क्योंकि जीएस सब्जेक्ट सब में कॉमन ही रहते हैं। यहाँ पर हम आज बात करने वाले हैं पंजाब पीसीएस के प्रीलिम्स पेपर के जीएस पेपर नंबर 1 की। और यहाँ पर वेटेज जो है वो सारे सब्जेक्ट्स का बहुत ही डिस्टिंक्टिवली यहाँ पर पूछा भी गया था। इकोनॉमी के क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे थे। यहाँ पर देखा जाए हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी हैं। सारे ही जो जीएस सब्जेक्ट्स होते हैं सभी का एक जो ग्रुपिंग है वो बहुत अच्छी है। 100 क्वेश्चंस आते हैं पंजाब पीसीएस में और क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी अच्छा था। आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। आंसर की आ चुकी है और जो सोल्यूशन है वो भी आपको पता होना चाहिए। इस वीडियो में हम आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं पंजाब पीसीएस का जो पेपर हुआ है उसके बारे में। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अच्छा, वैसे जो आज हमारा सेट डिस्कस करेंगे वो होगा सेट नंबर डी। ठीक है, तो सेट डी को डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग भी ज़रा यहाँ पर अपना पेपर उठा के बैठ जाइएगा। ये है सेट नंबर डी का पहला क्वेश्चन आपके सामने। इट सेज, ये आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है। इट सेज इन कनेक्शन विद द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यानी जब हम अमेंडमेंट कर रहे होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में तो उसमें क्या क्या चीजें मायने रखती हैं, ध्यान में रखना चाहिए। पहला स्टेटमेंट है, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड ओनली बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल for the purpose in either house of the parliament but not in the state legislature। राज्य की जो विधानसभाएं होती हैं, स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं, वहां पर इस बिल को रखा नहीं जाता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये वाला। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही आपको मिल रहा है। नॉट इन द स्टेट लेजिस्लेचर, ओनली इन द पार्लियामेंट वाले पार्ट में। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली बाय अ मिनिस्टर एंड डज नॉट रिक्वायर प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये देखो यहां पर लिखा है ओनली, इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि मिनिस्टर्स भी कर सकते हैं और प्राइवेट मेंबर्स भी यहाँ पर बिल को रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे लिखा है डज नॉट रिक्वायर प्रायर अप्रूवल और प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाने वाला है। ये भी चीज हमारी गलत है, इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है ईच हाउस मस्ट पास द बिल सेपरेटली एंड इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट between the two houses there is a provision for holding a joint sitting of the two houses for the purpose of deliberation and passage of bill। there's no need of just joint sitting in this। joint sitting का कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, इस वजह से हम इस पॉइंट को भी यहाँ पर कैंसल आउट करेंगे। ये वाला भी स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये वाला भी सेकंड वाला भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा फिर? ओनली वन स्टेटमेंट, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा क्योंकि पूछा गया था ओनली करेक्ट वाला पार्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, यहां पर दो लिस्ट दी गई हैं, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। एक्ट यहां पर लिखे हुए हैं और प्रोविजंस लिखे हुए हैं। आपको बताना है कि मैच करके बताना है कि कौन सा सही होने वाला है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 1861 आ रहा है। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 का, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ रहा है। यहाँ पर इसको मैच करना है आपको। तो बस एक चीज ध्यान रखिए, कुछ चीजें बहुत ही कॉमन है, कुछ चीजें याद भी रहती हैं। जैसे कि हमारा 1909 का जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट है, इसमें बात करी गई थी सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मुस्लिम्स की बात, यानी मुस्लिम इलेक्टोरेट जो है वो अलग से बात किया गया था इसमें। तो हम चौथे को यानी तीसरे वाले पार्ट को यहाँ पर थर्ड वाले पार्ट को, या फिर सी वाला जो पार्ट होगा, यहाँ पर सी वाला जो पार्ट होगा उसको हम लोग 4 से जोड़ सकते हैं। तो देखिए सी वाले पार्ट में कहां पे 4 आ रहा है, यहाँ पर ए वाले पार्ट में ही सिर्फ ऐसा है जो कि 4 आ रहा है। अगर आपको एक भी चीज पता है तो आप यहाँ पर मैच कर सकते हैं लिस्ट के जो आइटम्स यहाँ पे दिए हुए हैं वो। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन भी आपका हो जाने वाला है। अच्छा, वैसे आप लोगों को शायद डी ऑप्शन दिख नहीं रहा होगा। डी ऑप्शन इज 3412, 3412 यही पेपर में भी दिए गए थे। करेक्ट आंसर वैसे क्या होगा? करेक्ट आंसर इज 2341। यहाँ पर डी ऑप्शन नीचे की तरफ आपको दिख नहीं रहा होगा। इट इज ए ऑप्शन, द करेक्ट इज 2341। अगर आप मैच करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ए आपको मिल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, वो आपको होता है कंप्लीट इंपीरियल कंट्रोल बाय सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। यानी जब शासन जो है वो कंपनी से ट्रांसफर हो गया था 1858 वाले पार्ट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958 में, 1858 में, तो उस टाइम पर हमारा ये वाला जो पार्ट है आपका इसमें आ जाने वाला है। इसके बाद में इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 आ रहा है। इसका मतलब है इंक्लूजन ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन द
इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी तीसरा वाला पार्ट। इस तरीके से हमने मैच कर लिया है। सेकंड वाले क्वेश्चन का आपका जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन आ रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, इट सेज consider the following statements in connection with the vice president of India. The electoral college of the vice president consists of both the elected as well as the nominated members of the parliament, but not of the state legislatures, state assemblies. तो ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल ये हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल हमारा क्या हो जाता है, ये सही स्टेटमेंट हो जाता है, क्योंकि यहां पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो हैं इनको इंक्लूड नहीं किया गया है। तो स्टेट लेजिस्लेचर्स जो है यहां पर नहीं होते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, बिल्कुल सही है वीपी के लिए, वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए। इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द वीपी कंसिस्ट ऑफ बोथ द इलेक्टेड एज वेल एज द नॉमिनेटेड मेंबर्स द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का मतलब है जो लोकसभा है और राज्यसभा दोनों, बट नॉट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, बिल्कुल सही है। इसके बाद में आता है he can only be removed from office through impeachment on the ground of mentioned in the constitution for his removal. Impeachment, पहली बात तो जो वर्ड है वो किसके लिए चूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है, इट इज फॉर द प्रेसिडेंट ओनली, नॉट फॉर द वाइस प्रेसिडेंट। तो इसलिए ये हमारा स्टेटमेंट जो है वो गलत है, और इसके जो रिमूवल वाला पार्ट है वो यहाँ पर, हाँ ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो गलत भी है। ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट हमारा बन जा रहा है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस ही मेक्स एन ओथ एज मेंशन्ड इन शेड्यूल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, शेड्यूल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां पर जो तीसरा स्टेटमेंट है वो भी सही नहीं है। यहां पर आर्टिकल नंबर 69 में, आर्टिकल नंबर 69 जो दिया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें इसकी ओथ जो है वो मेंशन्ड है कि हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कैसे ओथ ले रहे होते हैं। और यहां पर जो ओथ वाला पार्ट है, ये द थर्ड शेड्यूल डज नॉट कंटेन द फॉर्म्स ऑफ ओथ, यानी थर्ड शेड्यूल वाला जो पार्ट है इसमें आपका जो ओथ है वो नहीं रहती है। इस वजह से ये स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग हो जाने वाला है। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग हो जाने वाला है। इसके बाद में आता है फोर्थ स्टेटमेंट है ही अपॉइंट्स द डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ द अपर हाउस टू एक्ट इन हिज एब्सेंस। ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, ये स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि वीपी अपनी एब्सेंस के लिए एक चेयरपर्सन, डिप्टी चेयरपर्सन को वहां पर अलॉट कर सके, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। पांचवा स्टेटमेंट है ये वाला, फिफ्थ स्टेटमेंट इज दिस, ये वाला, ही हैज अ कास्टिंग वोट इन केस ऑफ अ टाई। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पांचवा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। टाई की स्थिति में जब भी टाई ब्रेकर कंडीशन होती है वोटिंग वाले पार्ट में किसी भी बिल के समर्थन में या फिर विपक्ष में, तो यहां पर ये टाई का काम कर रहा होता है, उसमें अपना वोट कास्ट कर सकता है। तो 1 and 5 इज करेक्ट, बी ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे स्टेटमेंट्स हमारे गलत हैं यहां पर। अगर आपको लग रहा है, अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि अगर आपने इस पेपर को दिया है तो आपका क्या आंसर था इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन रेफरेंस टू फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 20 कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। चौथे वाले क्वेश्चन में आ रहा है, पहला स्टेटमेंट कहता है प्रोटेक्शन अंडर दिस राइट इज अवेलेबल ओनली टू द सिटीजंस ऑफ इंडिया। तो पहली बात तो जहां कहीं पे भी आपने ओनली देखा है तो इस वर्ड को जरा समझा करिए कि इस वर्ड से मीनिंग पूरी तरीके से चेंज हो सकता है। तो यहां पर क्या कह रहा है, ओनली टू द सिटीजंस ऑफ इंडिया, दैट इज रॉन्ग। Only to the citizens of India, that is wrong. It is given to the citizens also, foreigners also and other legal persons, companies also, सभी के लिए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, फॉरेनर्स भी यहाँ पे इंक्लूडेड रहते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है while criminal laws can be imposed retrospectively, civil laws cannot। तो यहाँ पर जो सिविल लॉज होते हैं इनमें हम रेट्रोस्पेक्टिवली कर सकते हैं, लेकिन क्रिमिनल लॉज में रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं किया जा सकता है। ये ध्यान रखने वाली बात है, ये स्टेटमेंट हमारा उल्टा दिया हुआ है। ठीक है, तो फोर्थ स्टेटमेंट जो है यहां पर ये ऑपोजिट दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में। जो क्रिमिनल लॉज होते हैं इनको हम लोग रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं कर सकते हैं, यानी पास्ट में किया हुआ क्राइम के लिए किसी को भी हम जिस समय कानून ही नहीं बना था उसके लिए हम उसको आरोपी नहीं ठहरा सकते। तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ऑपोजिट दिया हुआ है। तीसरा स्टेटमेंट हमारा आता है द प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन एक्सटेंड्स टू बोथ सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। ठीक है, तो प्रोटेक्शन वाली बात है, ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा इनकरेक्ट हो जाने वाला है, इनकरेक्ट। प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 23 जहां पर आपको है इसमें एक्सटेंड्स टू बोथ सिविल एंड यहाँ पे लिखा हुआ है ना, टू बोथ सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, ये वाला स्टेटमेंट हमारा
रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या था, पूछा गया था इनकरेक्ट कौन कौन से हैं, इनकरेक्ट कौन कौन से हैं, तो यहां पर ऑल थ्री हमारे इनकरेक्ट हो जाने वाले हैं। तीसरा जो स्टेटमेंट है वो भी हमारा इनकरेक्ट है। द प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 23 extends only to criminal proceedings, it does not cover the civil proceedings। यहां पर बोथ लिखा हुआ है तो ये सिविल में नहीं होता है, ओनली टू द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ही होता है। तो इसलिए हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। इनकरेक्ट पूछे गए थे स्टेटमेंट के आंसर्स में, तो यहां पर सी ऑप्शन ऑल थ्री इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस तरीके से सारे क्वेश्चन हमें करने हैं। तो पहला हमारा पांचवा क्वेश्चन आ चुका है, इन कनेक्शन विद द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। यानी हमारा जो प्रस्तावना है, हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है प्रीएम्बल, उसके बारे में है। द प्रीएम्बल इज जस्टिसिएबल, इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? नो, दिस प्रीएम्बल इज नॉट जस्टिसिएबल, ये हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, द प्रीएम्बल हैज बीन अमेंडेड ओनली ट्वाइस सो फार। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द प्रीएम्बल हैज बीन अमेंडेड ओनली ट्वाइस सो फार, ये स्टेटमेंट भी गलत है। ये सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे। ठीक है, ओनली वंस, यहां पर ट्वाइस लिखा हुआ है तो ये वंस हो जाएगा, और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के केस में ही ऐसा हुआ है। दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग हियर। सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग। तीसरा है द प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। सी ऑप्शन कह रहा है कि प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो एज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ये भी हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाने वाला है, क्योंकि यहां पर केशवानंद भारती केस में, केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसी का उल्टा ही बोला था। ठीक है, ये केस आपको शायद याद होगा, अगर आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो इस केस के बारे में सबसे पहले पढ़ाया जाता है, इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसके बाद में आता है द प्रीएम्बल एम्बडीज, ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा, नॉट अ पार्ट लिखा है इसलिए रॉन्ग हो गया। द प्रीएम्बल एम्बडीज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस बट नॉट ऑफ इकोनॉमिक लिबर्टी। ठीक है, तो प्रीएम्बल में अगर आप देखेंगे, लिबर्टी किस चीज की होती है, लिबर्टी किस किस चीज की दी जाती है? थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ वर्शिप, थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ faith and worship. So these are the 5 liberties mentioned in the preamble of the constitution। ठीक है, thought expression belief faith worship, इसलिए ध्यान दीजिएगा, इसलिए यहां पर लिखा है preamble embodies the objective of economic justice but not the economic liberty। तो liberty में आपको कहीं पे भी economic liberty नहीं मिल रहा है, that is why this statement is correct here, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिफ्थ का डी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इकोनॉमिक लिबर्टी वाले पार्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ का हो गया है डी ऑप्शन। सिक्स क्वेश्चन कहता है 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के बारे में। स्टेटमेंट है हमारे यहाँ पर करीबन 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर अ 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज, हाउएवर a state having a population not exceeding 20 lakh may not constitute panchayats at the intermediate levels। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जब पॉपुलेशन की जो वैल्यू है, पॉपुलेशन जो नंबर है वो 20 लाख से ज्यादा नहीं होता है, तब स्टेट्स कैन डू दिस, दे मे नॉट कॉन्स्टिट्यूट पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल्स। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगला वाला स्टेटमेंट है, अगला वाला हमारा स्टेटमेंट बनता है ऑल मेंबर्स ऑफ द पंचायत इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन द पंचायत एट द इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स शैल बी इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। ठीक है, ऑल मेंबर्स नहीं होते हैं, नॉमिनेट भी होते हैं, चेयरपर्सन जो है नॉमिनेट हो जाते हैं। पंचायत कॉन्स्टिट्यूटेड अपॉन द डिसोल्यूशन ऑफ अ पंचायत बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ इट्स ड्यूरेशन शैल कंटिन्यू फॉर अ फुल 5-year टर्म। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल केस नहीं होता है। ठीक है, वो 5 साल का जो टर्म है वो कंप्लीट कर रही होती है जो पंचायत होती है, अगर डिसोल्यूशन के बाद में फिर से वो आती है तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। 1 ओनली इज द राइट आंसर, क्योंकि करेक्ट पूछा गया था। करेक्ट स्टेटमेंट इसमें कौन सा है? ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है हमारा G20 के बारे में। 7वां क्वेश्चन है द G20 was founded in 2008 after the global economic financial crisis of 2007। दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ये हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग है।
क्यों? क्योंकि इसे 1999 में बनाया गया था, 1999 में इसको बनाया गया था G20 वाले पार्ट में। ठीक है, अगला स्टेटमेंट जो है हमारा, इसको बनाया गया था 1999 में, और 2008 में इसमें लीडर्स समिट लेवल की जो मीटिंग होती थी वो 2008 में होने लगी थी। 2008 का जो मेंशन किया गया है वो जो लीडर्स समिट होती है वो होने लगी थी 2008 में इसमें। ठीक है, पहले मिनिस्ट्रियल लेवल पे चलता था। अगला स्टेटमेंट है द G20 डज नॉट हैव अ परमानेंट सेक्रेटेरिएट और स्टाफ। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, द G20 डज नॉट हैव अ परमानेंट सेक्रेटेरिएट इन अ कंट्री। ठीक है, ये क्या होता है कि प्रीवियस, प्रेजेंट और आने वाले जो फ्यूचर कंट्रीज होती हैं वो तीनों आपस में मैनेज कर रही होती हैं कि सेक्रेटेरिएट जो है वो कहां पर किस समय पे बनने वाला है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। थर्ड है इंडिया हैज होस्टेड द G20 समिट ट्वाइस। ट्वाइस दिया है इसलिए गलत है, क्योंकि वंस ही किया है इंडिया ने, और कब किया है? 2023 में इंडिया ने किया था। अभी आपको याद भी होगा 2023 में G20 समिट हुई थी, बहुत ज्यादा प्रमोशन भी हुआ था इस चीज का। आंसर विल बी सी ऑप्शन 2 ओनली। सी ऑप्शन 2 ओनली इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, ये दो लिस्ट दिया है। 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2019, 133वां अमेंडमेंट एक्ट 2019 का है, उसके बाद में 2020 का है 104 और 105। आपको इसको मैच करना है। कमेंट बॉक्स में जरा फटाफट आंसर कीजिए कि मैच करके कि क्या इसका आंसर हो जाएगा। ए बी सी डी के साथ में 1 2 3 4, देखिए यहाँ पर ये दिखा हुआ है, 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है और 4 ये है। साथ में आपको ए ये मिल रहा है, बी ये मिल रहा है, सी ये मिल रहा है और डी ये मिल रहा है। टेक्स्ट बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर आपको शायद थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन समझ जाना, आप लोग मैच कर सकते हैं आई थिंक ए बी सी डी को 1 2 3 4 से। क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से इसका आंसर फटाफट दे दीजिएगा। 102वां अमेंडमेंट एक्ट जो है इसका क्या प्रोविजन था? 103वां क्या है, 104वां क्या है और 105वां क्या है? 8वां जो क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाता है हमारा बी वाला, 3142 इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमें जल्दी से सारे क्वेश्चंस को कवर करना है, इसलिए मैं आपको आंसर बता दे रहा हूं। 3142 इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन। ठीक है, 3142 इज द राइट ऑप्शन। जरा इसको मैच कर लीजिएगा। 102वां अमेंडमेंट एक्ट कहता है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है एनसीबीसी को, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, एनसीबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था। उसके बाद में आता है मैक्सिमम 10% रिजर्वेशन मिला है ईडब्ल्यूएस सेक्शंस के लिए। ईडब्ल्यू सेक्शंस 103वां अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं। 104वें वाले में क्या है, वो हो जाता है आपका एससी और एसटीज के लिए रिजर्वेशन सीट्स जो है वो 10 साल के लिए बढ़ा दी जाती हैं, तो 2030 के लिए हो गया है। और उसके बाद में आता है 105वां अमेंडमेंट एक्ट, उसके लिए आपको रहता है ये, रिस्टोर द पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स टू आइडेंटिफाई ओबीसी सेक्शंस, ओबीसी पीपल दैट आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। 3142 इज द राइट ऑप्शन यहां पर आपको मिल जाने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है रिट ज्यूरिसडिक्शन के लिए, नवा क्वेश्चन है ये। दो स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है क्या इसका आंसर सही होगा। पहला स्टेटमेंट है द रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज नैरोअर देन दैट ऑफ द हाई कोर्ट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। रिट ज्यूरिसडिक्शन जो होता है आर्टिकल नंबर 32 से हमें पता चलता है सुप्रीम कोर्ट के रिट्स वाला पार्ट, और हाई कोर्ट्स के लिए होता है आर्टिकल नंबर 226। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। रिट ज्यूरिसडिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट का, इट इज नैरोअर देन दैट ऑफ द हाई कोर्ट्स ऑफ द स्टेट्स। इसके बाद में स्टेटमेंट है इसका कि द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स ओनली फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो जो नाइन्थ का ये जो सेकंड स्टेटमेंट हमारा बनता है, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला भी हमारा सही स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ए ऑप्शन हो गया। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट नंबर 1। ए ऑप्शन हमारा यहां पर करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो पहले स्टेटमेंट की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ए इसका आंसर हमारा यहां पर हो जाने वाला है, ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी प्रोविजंस ऑन द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, यानी जो नागरिकता वाली पार्ट है, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, भारतीय नागरिकता। पहला स्टेटमेंट कहता है पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सिटीजनशिप। बिल्कुल सही स्टेटमेंट, पार्ट 2 की बात कर रहा है। पार्ट 2 जो है वो भारतीय नागरिकता से जुड़ा हुआ पार्ट आपको मिल रहा है। अगला देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ओनली अ सिंगल सिटीजनशिप विद एक्सेप्शंस टू सर्टेन बॉर्डरिंग स्टेट्स। ऐसा एक्सेप्शन वाली बात तो कहीं पे बात ही नहीं करता है वो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाने वाला है। सेकंड हमारा रॉन्ग हो गया, तो ये वाला बी वाला ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अगला देखिए, द लेटेस्ट अमेंडमेंट टू द सिटीजनशिप एक्ट 1955 हैज
relaxed the qualifications for naturalization for the persons belonging to the religious minorities of all the countries bordering India. Not all the countries, ध्यान दीजिएगा। कुछ समय पहले याद होगा 2020 के समय पे आपको ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया हुआ था, CAA आया हुआ था, NRC का विरोध हो रहा था, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन, NRC याद होगा आप लोगों को, है ना। दिल्ली का शाहीन बाग बहुत फेमस था उस टाइम पर, न्यूज़ में रहता था कि वहाँ पर कोविड के टाइम भी चल रहा है और वहाँ पर लोग भी बैठे हुए हैं धरने पर। तो ये सब चीज़ें न्यूज़ में थी कब, 2020 के समय पे, क्योंकि उसी समय पे क्या हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था यहाँ पर इस सिटीजनशिप एक्ट 1955 वाले पार्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे बात किसकी कर रहा है, सारी ही नेबरिंग कंट्रीज के बारे में बात नहीं करता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की बात करता है, और ये जो अमेंडमेंट है, और वहां पर जो भी माइनॉरिटीज हैं उनके लिए बात कर रहा है यहां पर, एक्सेप्ट द मुस्लिम कम्युनिटी। ठीक है, तो यहां पर हम ऑल कंट्रीज नहीं करेंगे, इन 3 कंट्रीज की बात कर रहा होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है। फर्स्ट इज करेक्ट, आंसर नंबर ए ऑप्शन आपका यहां पर हो जाएगा, वन ओनली। ठीक है, ए ऑप्शन यहां पे हो गया। हिंदूज, सिख्स, क्रिश्चियंस, जैन, बौद्ध एंड पारसीज, ये 6 आपको मिल रही थी कम्युनिटीज हैं, मैं यहां पे लिख भी दे रहा हूं। हिंदू, सिख्स, क्रिश्चियंस, जैन, बौद्ध एंड पारसीज, ये 6 कम्युनिटीज जो हैं इन देशों में अगर वहां पर माइनॉरिटीज में हैं एंड दे वो मतलब भारत की नागरिकता उन्हें मिल सकती है। कट ऑफ डेट है 2014 की, उसके बाद से मिल सकता है, उससे पहले से अगर वो भारत में रहते हैं तो उन्हें मिल सकती है नागरिकता। अगला क्वेश्चन आता है 11वां क्वेश्चन। इट सेज फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ अ हाई कोर्ट। हमारा जो संविधान है वो हाई कोर्ट की जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी क्षमता है, उसको उसने मेंशन नहीं किया हुआ है, ये स्टेटमेंट है। दूसरा है द कॉन्स्टिट्यूशन लीव्स इट टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेचर्स टू स्पेसिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ अ हाई कोर्ट। तीसरा स्टेटमेंट कहता है द जज ऑफ द हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर जरा आप लोग ट्राई कीजिए, क्या हो सकता है। पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ द हाई कोर्ट इज नॉट एवर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वहां पर कोई भी संविधान में मेंशन नहीं है कि इसकी कितना हो सकती है, इसकी जो पावर है कितना हो सकती है, स्ट्रेंथ कितना हो सकती है हाई कोर्ट की। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ द हाई कोर्ट इज डिटरमिन्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉट बाय द स्टेट लेजिस्लेचर्स। तो ये हमारा यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर्स नहीं होगा, यहाँ पर आपका प्रेसिडेंट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, बिकॉज प्रेसिडेंट यहाँ पर उसकी जो पावर होती है, क्षमता होती है, स्ट्रेंथ होती है, उसको जस्टिफाई कर सकता है, बता सकता है, उसे दर्शा सकता है। द जज ऑफ द हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर हमारा। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट है ये वाला, ये वाला, और प्रेसिडेंट ही करता है उन्हें अपॉइंट। पूछा गया था यहाँ पे इनकरेक्ट। ठीक है, पूछा गया था कितने यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट्स में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, एक ही है सेकंड वाला, तो 2 ओनली विल बी द राइट आंसर। 2 ओनली विल बी द राइट आंसर, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाने वाला है राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द नेकेड ट्राइंगल इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ बलराज साहनी, बलवंत गार्गी, जसवंत सिंह कनवाल या फिर दुग्गल साहब। तो करतार सिंह दुग्गल, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, बलवंत गार्गी। ठीक है, बलवंत गार्गी, बी ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन आता है मैच द फॉलोइंग करना है आपको। लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया हुआ है। पहला है सुनहरे, सुनहरे किसने लिखा हुआ है, अमृता प्रीतम ने लिखा हुआ है सुनहरे, ए का हो जाएगा 4। उसके बाद में आता है दिल तरंग, दिल तरंग किसने लिखा हुआ है, ये लिखा है भाई वीर सिंह ने, 4-3 हो गया। उसके बाद में आता है लूना, लूना शिव कुमार बटालवी, और इसके बाद में है काफिया बुल्ले शाह। 4-3-2-1 इज द राइट आंसर, इट इज 4-3-2-1, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये हो गया, आगे बढ़ते हैं, सी हो गया, आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच मैगजीन डिड द नोबेल पीस प्राइज अवॉर्डी रविंद्रनाथ टैगोर रिटन द सेवरल स्टोरीज एंड पोएम्स ऑन द लाइव्स ऑफ सिख गुरुज, सिख गुरुज का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बालक, सी ऑप्शन बालक।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फॉर 15 क्वेश्चन, यूएन मुखर्जी एंड लालचंद फाउंडेड पंजाब हिंदू सभा इन 1909। इसके बाद में आते हैं सेकंड स्टेटमेंट की तरफ। मंगू राम स्टार्टेड द एड धम मूवमेंट इन पंजाब। थर्ड स्टेटमेंट है पंडिता रमाबाई स्टार्टेड आर्य महिला समाज इन 1882 विद द हेल्प ऑफ द लीडर्स एमजी रानाडे एंड आरजी भंडारकर। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है। तो यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। तो आंसर हमारा हो जाएगा 1, 2 एंड 3। तीनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है। डी ऑप्शन 1, 2 एंड 3 इज द राइट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। विच कमिटी वॉज नेम्ड डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमिटी? इट इज द हंटर कमिटी। हंटर कमिटी, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हमारा यहां पर हो जाएगा। बी ऑप्शन हो गया डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमिटी। ठीक है, जब अमृतसर में जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, तो उसके बाद में इस कमेटी को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है 17th वाला। द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 इन पंजाबी वाज गिवन टू पालकौर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बुक? बताइए। ऑप्शंस आपके सामने हैं। मांदी चिप, भूख साह लेंदी हैं, और मोरपंखी खम, और सुन गुणवंता सुन बुद्धिवंता। इट इज द डी ऑप्शन विच इज द करेक्ट ऑप्शन। यहां पर डी ऑप्शन यहाँ पे इतिहासनामा पंजाब, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 में मिला है पंजाबी, इन पंजाबी। अगला क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट लाला लाजपत राय। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग सल्तनत मुगल रूलर्स वर द कंटेम्पररीज ऑफ गुरु नानक जी? गुरु नानक देव जी। तो गुरु नानक देव जी के लिए के समकालीन कौन से यहां पर आपको मिल रहे हैं राजा? तो यहां पर अकबर को छोड़ देना है। ठीक है, अकबर को छोड़ देना है, और अलाउद्दीन आलम शाह को छोड़ देना है। बाकी सारे तीनों लोदीज और साथ में हुमायूं और बाबर। 2, 3, 4, 5, 6 आपको ऑप्शन दिख रहा है। 2, 3, 4, 5, 6 बी ऑप्शन। यस, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका आंसर हो जाने वाला है। इन सभी के समकालीन थे गुरु नानक देव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है ये मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। 20वां क्वेश्चन है सर हेनरी लॉरेंस, सर जॉन लॉरेंस, सी है लॉर्ड ह्यूज गो, एंड डी इज मेजर ब्रॉडफुट। तो आपको यहां पर मैच करना है। ए बी सी डी दिया हुआ है यहां पर, ए बी सी एंड डी, 1, 2, 3 एंड 4 यहां पर दिया है। इसको जल्दी से मैच कर दीजिएगा। 20वां क्वेश्चन आपके सामने यहां पर जो ब्रिटिश अधिकारी थे उनके बारे में है। जो करेक्ट ऑप्शन यहां पर आपको मिलता है वो हो जाता है डी ऑप्शन 2431। डी ऑप्शन 2431। मैं आपको आंसर बता दे रहा हूं क्योंकि ये मैच करना जरूरी है कि आपके क्या आंसर्स आ रहे हैं। आयोग का भी यही आंसर है, पंजाब के कमीशन का भी यही आंसर है, और हमारी तरफ से भी यही आंसर दिया गया है। 2431 इज द राइट आंसर। डी मैच करना है तो एक बार देख लेते हैं। सर हेनरी लॉरेंस ब्रिटिश रेजिडेंट एट आफ्टर फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। जॉन लॉरेंस आपको मिल रहे हैं, ये आपको मिलते हैं फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ पंजाब। ये हैं 2, 4 हो गया। 3 आते हैं लॉर्ड ह्यूज गो, ब्रिटिश कमांडर इन चीफ ड्यूरिंग द सेकंड एंग्लो सिख वॉर, एंड मेजर ब्रॉडफुट, ब्रिटिश रेजिडेंट एट लुधियाना बिफोर द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। डी ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21st क्वेश्चन। यहां पर आपको 2 स्टेटमेंट मिल रहे हैं। It is quite likely that the Indus Valley people recognize the importance of the cow for its milk dairy products and the horse for its agility in warfare. सेकंड जो पार्ट है इसमें इस हॉर्स की वजह से ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अगला है द वाजपेयी sacrifice was performed by the kings in the later Vedic period to bestow divinity on the king. तो डिविनिटी के लिए था या फिर किसी और चीज के लिए था? तो डिविनिटी के लिए ये नहीं था, ये अपनी जो पावर होती है, स्ट्रेंथ होती है, उसको दिखाने के लिए था। इट इज नॉट फॉर द डिविनिटी ऑफ द किंग, टू शो द स्ट्रेंथ एंड पावर ऑफ द किंग। ठीक है, इसके लिए था ये। तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। करेक्ट पूछा गया था तो आपका डी आंसर, नीदर 1 नॉर 2 आपका आंसर हो जाएगा। नीदर 1 नॉर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब अगला क्वेश्चन आता है टेक्स्ट और ऑथर कौन कौन से हैं? बुद्ध चरित और सूत्रलंकारा, मिलिंद पन्हो और माध्यमिका कारिका। ये किसने लिखा हुआ है? ये आपका आंसर क्या बन जाएगा? मैच करना है आपको। ए बी सी डी दिया है, 1, 2, 3 एंड 4 यहां पर आपको दिया हुआ है। करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो क्या होने वाला है? द करेक्ट ऑप्शन विल बी द डी ऑप्शन। डी ऑप्शन सेज 2, 4, 1, 3। 2, 4, 1, 3 मतलब 2, 4, 1 एंड 3।
तो यहाँ पर अगर आपको देखना है, मैच करना है, तो आप देख सकते हैं बुद्धचरित अश्वघोष ने लिखा हुआ है। उसके बाद में सूत्रलंकारा लिखा है असंगा ने, और मिलिंद पन्हो नागसेन ने लिखा है, और माध्यमिका कारिका जो है वो नागार्जुन। 2413 इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, डी हो गया इसका आंसर। 23rd क्वेश्चन इज दिस, द डिक्लाइन ऑफ द नंदा डायनेस्टी at the hands of Chandragupta Maurya and Kautilya has been vividly portrayed in which of the following Sanskrit plays? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? मुद्रा राक्षस। डी ऑप्शन हो गया। मुद्रा राक्षस में ये मेंशन्ड है। मुद्रा राक्षस इज द राइट ऑप्शन। डी ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं 24th क्वेश्चन की तरफ। इट सेज व्हिच फॉरेन ट्रैवलर स्टेटेड दैट हर्षवर्धन कुड नॉट सबड्यू बादामी चालुक्यास पुलकेशन द्वितीय, पुलकेशन 2? इट इज हुइनसांग। बी ऑप्शन, हुइनसांग, Chinese traveler Huinsang. Next question is this, 25th question. Consider the following statements in context of the medieval historians. Razia was endowed with all the qualities befitting a king, but she was not born of the right sex. यानी वो एक फीमेल थी, वो मेल नहीं थी। इस वजह से ये स्टेटमेंट किसने दिया है? यहाँ स्टेटमेंट दिया है, इट वॉज रिटन बाय जियाउद्दीन बर्नी। तो इट वॉज रिटन बाय जियाउद्दीन बर्नी। ये सही स्टेटमेंट है कि गलत स्टेटमेंट है? तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है दिया था किसने? मिनहाज ए सिराज ने दिया था। मिनहाज ए सिराज, ये स्टेटमेंट दिया गया है मिनहाज ए सिराज के द्वारा, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है ना, ये जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा नहीं दिया गया था। सेकंड स्टेटमेंट कहता है द किंग वॉज फ्रीड फ्रॉम हिज पीपल एंड दे फ्रॉम द किंग वॉज written by Badauni to describe the death of Balban. No, बलबन यहां पे नहीं होगा, बलबन नहीं होगा। कौन होगा? MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे रॉन्ग हैं। यहां पे पूछा गया था, करेक्ट आंसर हो जाएगा नीदर वन नॉर टू, नीदर वन नॉर टू, डी ऑप्शन यहां पे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 वाला है, which edict was issued by Akbar to assert his spiritual authority over ulemas? फतवाए आलमगिरी, सुलहकुल, दीन इलाही प्रोक्लेमेशन, या फिर महजरनामा? तो करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, महजरनामा। डी ऑप्शन यहां पे हो जाएगा महजरनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट छत्रपति शिवाजी महाराज। ही वॉज कोरोनेटेड एट पुरंदर फोर्ट। पुरंदर फोर्ट, ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। पुरंदर फोर्ट नहीं था, तो कौन सा था? रायगढ़। ठीक है, कौन सा फोर्ट था ये? पुरंदर फोर्ट नहीं था, ये था आपका रायगढ़ फोर्ट। वहां पर उनका कोरोनेशन हुआ था, रायगढ़ फोर्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ही इंट्रोड्यूस्ड सिंधुदुर्ग नेवल बेस टू सेफगार्ड द मराठा कोस्ट्स। एंड थर्ड स्टेटमेंट है, ही एम्प्लॉयड गनिमी कवा स्ट्रेटेजी अगेंस्ट द मुगल्स। तो इसका स्ट्रेटेजी कौन सी है? ये आपकी गुरिल्ला स्ट्रेटेजी। ठीक है, जो गुरिल्ला वॉरफेयर की स्ट्रेटेजी होती है, गुरिल्ला वॉरफेयर की जो स्ट्रेटेजी होती है, इसी को बोलते हैं सडन अटैक जो होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा यहाँ पर करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। वो ऐसी ही स्ट्रेटेजी अपनाते थे वॉर के लिए। आंसर विल बी डी ऑप्शन 2 एंड 3, क्योंकि पहला हमारा गलत है और पूछा गया है करेक्ट वाला स्टेटमेंट। यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, 2 एंड 3। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द इंडियंस टू पब्लिक ऑफिसेस अंडर ब्रिटिश रूल? तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि 1853 में, ये जो करेक्ट आंसर है वैसे इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। द सिस्टम ऑफ ओपन कॉम्पिटिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर पब्लिक ऑफिस अपॉइंटमेंट्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1853। ठीक है, ओपन कंपटीशन खोल दिया गया था 1853 में, लेकिन जो इस प्रबलता से हम कहें ग्राउंड रियलिटी स्टार्ट हुई थी कब से? 1858 के बाद से स्टार्ट हुई थी। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा। पब्लिक ऑफिस में इंडियन की अपॉइंटमेंट्स जो है वो कब से स्टार्ट हुई थी? इसके लिए बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन है, करेक्ट। अगला वाला है, इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया। नील की खेती जो भारत में हुई थी डिक्लाइंड बाय द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी बिकॉज ऑफ peasant resistance to the oppressive conduct of planters. B option है, its unprofitability in the world market because of the new inventions and discoveries. C option, national leaders opposition to the cultivation of indigo, या फिर D option, government control over the planters. Correct option is B here because नई नई सी यहाँ पर क्या होने लग गई थी? खोजें होने लग गई थी, है ना। कई सारे ऐसे डाई बनने लग गई थी जो कि इंडिगो के कल्टीवेशन में, देख सुनिए, इंडिगो का या फिर नील की खेती करने में बहुत समय लगता था, बहुत सारा विद्रोह भी होता था जमीन को लेकर। जो पीजेंट्स थे, जो कि किसान थे, वो नाराज भी रहते थे। तो वहीं पर एक समय पे इन्वेंशंस होने लगी डाई बनाने की।
तो जब डाई बन गई तो ये सब करने की, पूरी प्रक्रिया बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो इस वजह से क्या हो गया, ये जो इन्वेंशंस हैं या फिर डिस्कवरीज हैं, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, इसलिए डिक्लाइन कर गया भारत में इंडिगो का कल्टिवेशन। बी ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल मूव मेड बाय वेवल ऑन द इंस्ट्रक्शंस बाय चर्चिल इन जून 1945 इन एंटिसिपेशन ऑफ द ब्रिटिश इलेक्शंस। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पे हमारा हो जाता है, ही प्रपोज्ड टॉक्स फॉर फॉर्मिंग अ न्यू एग्जीक्यूटिव काउंसिल विद एन इंडियन मेजोरिटी। सी ऑप्शन यहां पे आपका आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन देखो यहां पे लिखा भी है, सी ऑप्शन इसका आंसर होने वाला है। ही अनाउंस्ड कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, रॉन्ग। बी ऑप्शन इज गलत, लीडर्स टू ड्राफ्ट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी गलत है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में ही डिसॉल्व, ऐसा भी ये स्टेटमेंट गलत है। तीसरा वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है ये, What was the primary purpose of the Babington Smith Committee appointed in 1919? 1919 में बाबिंगटन स्मिथ कमेटी जो आई थी, 31st क्वेश्चन है ये वाला। इसमें बोला गया है इसका पर्पस क्या था। तो इट सेज इट द करेक्ट ऑप्शन विल बी टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ द वॉर ऑन इंडियन एक्सचेंज करेंसी सिस्टम एंड नोट इशू प्रैक्टिसेस। बी ऑप्शन यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। मैं आपको आंसर बता दे रहा हूं, करेक्ट आंसर इज बी है। अगला क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजनिंग वाला। Assertion says the Quit India movement of 1942 was a final call for the independence of the Indian National Congress during the British rule, and the movement failed to gain the support from the masses, and the British quickly suppressed it with arrests and force, leading to its immediate collapse. तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फेल्ड टू गेन सपोर्ट, ऐसा नहीं हुआ था। फेल्ड टू गेन सपोर्ट नहीं हुआ, ये स्टेटमेंट गलत है। सपोर्ट बहुत अच्छा मिला था, हर वर्ग के लोग यहां पर पार्टिसिपेट करने आए थे क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए। पहला सही है, दूसरा गलत है। आंसर विल बी ए इज करेक्ट, आर इज इनकरेक्ट। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, सी ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन आता है, मैच द फॉलोइंग। बहुत सारे क्वेश्चन आए थे यहां पर। लीडर्स विद जर्नल्स, पहला आता है ए बी सी डी लिखा हुआ है यहां पर 1 2 3 4। वंदे मातरम, न्यू इंडिया, भारत, श्रमजीवी और डॉन। आपको बताना है क्या आंसर होगा। 2143 इज द राइट आंसर। मैं बता दे रहा हूं, ए ऑप्शन यहां पे आंसर सही है। बिपिन चंद्र पॉल, न्यू इंडिया, औरबिंदो घोष, वंदे मातरम, सतीश चंद्र मुखर्जी का हो जाएगा डॉन, और शशिपाद बनर्जी का हो जाएगा भारत श्रमजीवी। तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 2143। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है ये, डिजीज और कॉजेटिव एजेंट डिप्थीरिया बैक्टीरिया से होता है क्या। मीजल्स फंगस लिखा है, कोलेरा वायरस लिखा हुआ है, काला अजर प्रोटोजोआ लिखा हुआ है। तो जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा 1 and 4 सी ऑप्शन, बिकॉज बी ये हमारा मीजल्स होता है वायरस से और कोलेरा होता है बैक्टीरिया से। तो हमारा ये सही है, ये सही है, ये गलत दिया हुए हैं। आंसर इज 1 and 4। ठीक है, सी इज द राइट ऑप्शन। 1 and 4 इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आता है 35वां क्वेश्चन। अ सोप मॉलिक्यूल हैज अ हाइड्रोफोबिक हेड एंड अ हाइड्रोफिलिक टेल। ये स्टेटमेंट बताना है सही कि गलत है। पहला स्टेटमेंट जो है वो ऑपोजिट दिया हुआ है। ठीक है, सोप मॉलिक्यूल हैज अ हाइड्रोफिलिक हेड। यहां पर क्या होगा, हाइड्रोफिलिक हो जाएगा यहां पर, और ये हाइड्रोफोबिक टेल होती है, हाइड्रोफोबिक टेल होती है। इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा, उल्टा लिखा हुआ है, ऑपोजिट लिखा हुआ है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोप अबव क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन विल शो द टिंडल इफेक्ट। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है हमारा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, और बी इज द राइट आंसर। 2 ओनली इज द राइट आंसर हमारा हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन आता है असर्शन रीजनिंग का, 36 क्वेश्चन है। स्टेनलेस स्टील इज कंसीडर्ड हाईली कोरेजन रेजिस्टेंट मटेरियल। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यस। और यहां पर क्रोमियम मिला रहता है, इट कंटेन्स क्रोमियम, जो कि एक ऑक्साइड की लेयर बना लेता है। ये बिल्कुल सही इसका रीजन भी है। तो स्टेटमेंट भी सही है और उसका रीजन भी सही है। तो ए ऑप्शन यहां पे आंसर सही हो जाएगा। ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम्स इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन। पहला स्टेटमेंट यहां पर लिखा हुआ है। तो एंजाइम जो होते हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देते हैं, ऐसा स्टेटमेंट है। अगला स्टेटमेंट देखिए क्या है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या है, वो हमारा स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है।
ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो एंजाइम होते हैं, मैं यहां लिख दे रहा हूं, एंजाइम जो होते हैं वो इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, दे इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन by reducing, by lowering the activation energy, by lowering the एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। तो आंसर इसका क्या लिखा है, ए ऑप्शन लिखा हुआ है। पहला स्टेटमेंट तो गलत है। एंजाइम्स वर्क एट देयर ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगला स्टेटमेंट है द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय अदर कंपाउंड्स, दिस इज टोटली रॉन्ग, ऐसा नहीं हो सकता है ना, इट इज अफेक्टेड बाय द अदर कंपाउंड्स जो कि एडेड मिलते हैं। एंजाइम्स नीड टू बी यूज्ड इन द एक्सेस कंपेयर्ड टू द रिएजेंट टू कैटलाइज द रिएक्शन, दिस इज आल्सो रॉन्ग। चौथा स्टेटमेंट भी गलत है, एंजाइम्स आर टिपिकली नीडेड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है, बाकी ये बड़े अमाउंट में नहीं चाहिए होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका टू ओनली। ठीक है, टू ओनली स्टेटमेंट इज करेक्ट, अगर पूछा जाए तो इसमें हो जाएगा ओनली वन इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर स्टेटमेंट वन, कुकिंग फूड टेक्स मोर टाइम इन शिमला एज कंपेयर टू दिल्ली, राइट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि ठंडी वाली जो जगहें होती हैं, ऊंचे जो इलाके होते हैं, जहां पर ऊंचाई पर जाते हैं आप लोग, पहाड़ी इलाकों में एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दाब जो है वहां पर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दाब कम होने से वहां पर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है किसी भी द्रव का, लिक्विड का, वो क्या हो जाता है, वो कम, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है। कम हो जाता है तो खाना देर से पक रहा होता है। ठीक है, एज एल्टीट्यूड इंक्रीजेस एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस, ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट एक दूसरे के पूरक हैं। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 are correct and statement 2 is the correct explanation of statement 1. A is the right option. A is the right option. अगला देखिए 39th क्वेश्चन है, द टू टाइप्स ऑफ डिवाइसेस, द बीम बैलेंस एंड द स्प्रिंग बैलेंस आर कॉमनली यूज्ड इन शॉप्स फॉर मेजरिंग, इफ वी टेक देम टू द मून, मून पे जाते हैं तो क्या कम हो जाता है, ग्रेविटी कम हो जाती है। ठीक है, जी कम हो जाता है, और वी कैन से जी जो है वो उसका 1/6 हो जाता है, जो अर्थ का जी है ना, उसका जो अर्थ का जी है उसका 1/6 हो जाता है वो। तो इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पर दोनों बैलेंस को ले जाना है, तो जो बीम बैलेंस होता है वो तो सेम काम कर रहा होगा, बट क्योंकि W इज इक्वल टू mg होता है और G वहां पर मून पे जाके चेंज हो जाने वाला है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ हमारा बीम बैलेंस जो है वो ही काम करने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव द सेम रीडिंग, तो सेम रीडिंग कौन देने वाला है, बीम बैलेंस, ओनली द बीम बैलेंस विल गिव द सेम रीडिंग। एंड जो हमारा स्प्रिंग बैलेंस है दैट विल नॉट गिव द सेम रीडिंग, इट विल गिव द डिफरेंट रीडिंग बिकॉज ऑफ द दिस कंडीशन, वहां पे जी जो है वो डिफरेंट हो जाता है। ए इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आता है ये, टॉर्चेस, व्हीकल हेडलाइट्स, रेयर व्यू विंग मिरर्स इन व्हीकल्स और शेविंग मिरर्स, इसमें कॉनकेव मिरर्स किसमें किसमें होते हैं, तो कॉनकेव मिरर्स होते हैं आपके रियर व्यू विंग मिरर इन जो व्हीकल है इनको छोड़कर सब में। 1, 2 and 4 इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड बाय एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स जो होता है यानी अवायवीय, हिंदी में बोलते हैं अवायवीय रूप से जो यहाँ पर रेस्पिरेशन हो रहा है, श्वसन हो रहा है, तो उसमें प्लांट्स में होता है, तो उससे क्या बन रहा होता है, तो उससे बनता है हमारा CO2 और इथेनॉल, मतलब 2 and 4, बी ऑप्शन यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 42nd क्वेश्चन, ऑल द फॉलोइंग वैक्सीन्स आर एग्जांपल्स ऑफ अटेन्युएटेड और इनएक्टिवेटेड होल पैथोजन वैक्सीन्स एक्सेप्ट द टिटनेस वैक्सीन, एक्सेप्ट द टिटनेस वैक्सीन, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट इज, when a wave passes from a one medium to another, which of the following changes, तो इसमें क्या चेंज होता है, फॉलोइंग, which of the following change, क्या चेंज होता है इसमें, आपका वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ, इनमें से क्या चेंज होता है, तो एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ यहां पर चेंज हो जाती है, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज, तो इसमें आपको क्या चेंज मिल रहा है, एम्पलीट्यूड और तो यहां पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा आपका, तो इसमें
When a wave passes from one medium to another, which of the following change, क्या change होता है, velocity, amplitude, frequency या फिर wavelength? तो यहाँ पर आंसर विल बी ए हियर, ठीक है, ए होना चाहिए वैसे, velocity and the wavelength are changing, तो ए इज द आई थिंक राइट आंसर। आप इसको चेक कीजिएगा कि क्या दिया हुआ है, velocity और wavelength इज द राइट ऑप्शन, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स। इसमें बताना है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव टाइप्स ऑफ सॉलिड्स एग्जिबिट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। तो ओनली हम कह सकते हैं कि जो मेटालिक सॉलिड्स होते हैं दे ओनली वन, ए इज द राइट आंसर, वो ही सिर्फ ये तीनों प्रॉपर्टीज को शो कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को, मैलिएबिलिटी को और डक्टिलिटी को। 44 का ए ऑप्शन ओनली वन। अगला आता है URL is a web address and its full form is Universal Resource Locator। तो जो करेक्ट फुल फॉर्म है इसका वो होता है यूनिफॉर्म, यूनिवर्सल की जगह पे हो जाता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो इसलिए हमारा स्टेटमेंट ये रॉन्ग हो जाएगा, यूनिवर्सल नहीं होता है। A cookie stores information about the user's web activities such as login sessions, preferences and passwords। that is totally wrong, because अगर कुकी जो होती है वो ये सारी इंफॉर्मेशन रख रही होती है वेब एक्टिविटीज का, तो ये जो पर्सनल डेटा होता है आपका या फिर जो प्राइवेसी होती है उसकी आउटराइटली ब्रीच कर रही है, तो ये बिल्कुल गलत है, प्राइवेसी ब्रीच हो जाएगी अगर ये स्टेटमेंट सही होता तो ये स्टेटमेंट सही नहीं होता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट पूछा गया था, करेक्ट दोनों ही नहीं है, नीदर वन नॉट टू इज द राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है ये, which one of the following statements is correct regarding the lithium and alkaline batteries? Lithium and alkaline batteries, correct answer is B here। alkaline batteries exhibit a gradual decrease in voltage आउटपुट ओवर टाइम, यानी अल्कलाइन बैटरीज जो होती हैं धीरे धीरे वोल्टेज डाउन होने लग जाता है उनका, जितना भी वोल्टेज की बैटरीज होती हैं वो देने वाली, उनका एक धीरे धीरे क्या होता है, वोल्टेज आउटपुट कम होता जाता है। बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। अगला क्वेश्चन आता है 47th, इन द इंडियन कंटेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मैरिज। तो यूसीसी में, यूनिफॉर्म सिविल कोड में, इफ इंप्लीमेंटेड इन उत्तराखंड द मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स हैज बीन रेज्ड फ्रॉम 18 to 21। दैट इज रॉन्ग, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मिनिमम एज ऑफ मैरिज इज नॉट बीन इंक्रीज्ड, 18 से 21 नहीं किया गया है। The subject of marriage is included in the state list of the 7th schedule of the Constitution of India, article number 246, schedule 7, concurrent list, not in the state list। मैरिज जो एक सब्जेक्ट है, इट इज नॉट इन द स्टेट लिस्ट, इट इज इन द कंकरेंट लिस्ट। करेक्ट पूछा गया था, दोनों ही स्टेटमेंट हमारे रॉन्ग हो गए यहाँ पर, इसलिए नीदर वन नॉर टू, डी इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आता है ये चंद्रयान 4 के बारे में। द मिशन एम्स टू डिमॉन्स्ट्रेट मेजर टेक्नोलॉजीज रिक्वायर्ड नॉट ओनली फॉर डॉकिंग एंड लैंडिंग ऑन द मून बट ऑल्सो फॉर सेफली रिटर्निंग टू अर्थ एंड टू द लूनर, फॉर लूनर सैंपल कलेक्शन एंड एनालाइजिंग। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल सही बता रहा है ये स्टेटमेंट, सब कुछ बता दे रहा है चंद्रयान 4 के बारे में। अगला स्टेटमेंट है, इट इज अ क्रूशियल स्टेप टुवर्ड्स एस्टैब्लिशिंग इंडियाज कैपेबिलिटीज फॉर अ ह्यूमन मिशन टू द मून टारगेटेड फॉर द ईयर 2045। ऐसा कहीं पे भी मेंशन्ड नहीं है कि 2045 तक ही करना है, 2040s का जो पूरा दशक है उसमें उसके बारे में यहाँ पर है कि हाँ तब तो जा सकते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा ईयर आउटराइटली मेंशन नहीं किया है, इस वजह से इस स्टेटमेंट को हमें रॉन्ग मानना पड़ेगा, कोई स्पेसिफिक ईयर नहीं दिया हुआ है। द टोटल फंड रिक्वायरमेंट फॉर द टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन अंडर द मिशन इज अप्रोक्सीमेटली 10,000 crore रुपीज, इससे बहुत ही कम है, इसलिए यह स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। एक ही स्टेटमेंट सही है, ओनली वन इज द राइट ऑप्शन, करेक्ट पूछा गया था, ओनली वन इज द राइट ऑप्शन, ए इज द राइट ऑप्शन। अगला है 49 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द UNWTO a city must demonstrate a strong and sustained commitment to leveraging culture and creativity for sustainable urban development to be designated a creative city। इतना बड़ा स्टेटमेंट है और बिल्कुल सही स्टेटमेंट भी है ये वाला, ठीक है। अगला स्टेटमेंट कहता है द UNWTO क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क सपोर्ट्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 11, ठीक है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, करेक्ट पूछा गया था, सी इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट इज दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 11? सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, ठीक है, SDG 11 अगर आपको याद है तो उसमें लिखा रहता है सस्टेनेबल सिटीज एंड
कम्युनिटीज, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, इसका आंसर हो गया सी। आगे बढ़ते हैं। कोझिकोड के बारे में पूछा गया है, कालीकट जिसको बोलते हैं। इट इज द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू बी डिजिग्नेटेड अ सिटी ऑफ लिटरेचर बाय यूनेस्को अंडर इट्स क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये वाला भी। और यहां पर लिखा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 11 में इसको इंक्लूड करते हैं, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट ये वाला भी है। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनकरेक्ट पूछा गया था, तो इनकरेक्ट हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही है, इनकरेक्ट कोई भी नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है, Nifithromycin is India's first indigenously developed antibiotic aimed at tackling antimicrobial resistance, AMR. दूसरा स्टेटमेंट है, it has been developed by Wockhardt with support from BIRAC and is marketed with a trade name as Micnaf. And the third statement is, it is intended for the treatment of the community acquired bacterial pneumonia, CABP. तो यहाँ पर करेक्ट पूछा गया है, all three statements are correct here. करेक्ट पूछा गया है, ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सोच सकते हैं आप कितना टफ क्वेश्चंस हैं। स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चंस इज वेरी वेरी हाई। अच्छा खासा क्वेश्चंस यहाँ पे आए हैं, यूपीएससी के लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं इस बार पंजाब पीसीएस में। ठीक है, तो कट ऑफ तो उतना हाई नहीं जाने वाली है। असमीज, पाली, गुजराती, मराठी, ओडिया, इनमें से क्लासिकल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं? ये क्वेश्चन हमेशा रखा रहता है। क्लासिकल लैंग्वेजेस और कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी मेंशन है हमारी लैंग्वेजेस, वो सारी पूछी जा सकती हैं क्वेश्चन में। यहां पर गुजराती को छोड़कर बाकी सारी असमीज, पाली, मराठी, ओडिया 1, 2, 4 एंड 5, ठीक है, ओनली 4 इज द राइट आंसर। गुजराती यहां पर क्लासिकल लैंग्वेज में नहीं आती है, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ओनली 4। अगला क्वेश्चन आता है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द यूनियन बजट एस्टिमेट्स फॉर 2025-26। पहला स्टेटमेंट देखो, यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो हमारा पहला स्टेटमेंट तो हमारा रॉन्ग है ये, क्योंकि इससे ज्यादा है वैल्यू जो है हमारी डेटा की जो वैल्यू है वो इससे ज्यादा है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। कितनी वैल्यू है, अगर आप चाहते हैं कि कितनी वैल्यू हो जाती है, तो इसकी जो वैल्यू है एक्सपेंडिचर की 50, 65, और इसके अलावा जो वैल्यू आती है यहाँ पर वो है 345। ये इसकी वैल्यू है 50,65,345 करोड़। और रिसीप्ट कितना है? रिसीप्ट तो इससे कम ही रहेगा डेफिनेटली। रिसीप्ट जो है वो ये है रिसीप्ट 34,96,409 करोड़। तो पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर रॉन्ग इस वजह से हो जाता है। The revised estimates for 24-25 placed the fiscal deficit at 5.8% of the GDP. 5.8% यहाँ पर कह रहा है, करेक्ट पूछा गया था 5.8% of the GDP। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये हमारा रॉन्ग है, ये वाला भी रॉन्ग है। ठीक है, ये वाला भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। 4.8% है यहाँ पर, ठीक है, 4.8% है यहाँ पर। And the net tax receipts for 25-26 are estimated to be 11.4% higher than the revised estimates of 24-25। ये हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑप्शंस थोड़ा सा गड़बड़ हैं यहाँ पर, तो देखते हैं कि किसका आंसर क्या देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो 4.8% यहाँ पर आपको मिल रहा है, वैसे जो आयोग की आंसर की आई है उसमें सी दिया हुआ है, तो सी मतलब 2 और 3 सही दिया हुआ है, बट क्योंकि 4.8 होगा यहाँ पर तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है। 53rd क्वेश्चन को थोड़ा सा अभी डाउट में रखते हैं, क्या इसका आंसर सही होगा? वैसे इसका आंसर होना चाहिए 3 ओनली। आगे बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ये वाला, आरबीआई की तरफ से विच ऑफ द फॉलोइंग एप्स हैज बीन लॉन्च्ड बाय द आरबीआई टू इनेबल रिटेल इन्वेस्टर्स टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, जीसेक मार्केट में अगर आपको आरबीआई इनेबल कर रहा है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, तो कौन सा ऐप है? तो वो कौन सा ऐप है? वो है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट। ठीक है, जो डी ऑप्शन है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट। अगला क्वेश्चन आता है 55th क्वेश्चन, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो पहला स्टेटमेंट है, इंडिया रैंक 3rd इन द ग्लोबल यूनिकॉर्न काउंट। इंडिया रैंक 3rd, ये हमारा बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो जाएगा। India's Zomato features among the top 20 most valuable unicorns in the world। तो Zomato नहीं होके यहाँ पर जो स्विगी यहाँ पर था, तो ये हमारा गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। सेकंड वाला गलत हो गया, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। आंसर इज बी ऑप्शन।
तीसरा स्टेटमेंट क्या है, इंडियन फाउंडर्स हैव क्रिएटेड मोर ऑफशोर यूनिकॉर्न्स देन एनी अदर ऑन द इन द कंट्री। तो इंडिया के बाहर जाके वो यूनिकॉर्न्स जो है वो बना रहे हैं, बट इंडिया में नहीं है। तो ये हमारा 1 और 3 बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, आंसर विल बी बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आता है ये वाला, असर्शन एंड रीजनिंग। The Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) recently launched Bharat Gen as a pioneering initiative in generating artificial intelligence। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है कि गलत है? ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, क्योंकि कौन सा यहाँ पर इनिशिएटिव चलाया गया था? तो जो चलाया गया इनिशिएटिव है वो है इंडिया एआई, इंडिया एआई, भारत जन नहीं है, इंडिया एआई इनिशिएटिव है वो चलाया गया है, इसलिए ये हमारा इनिशिएटिव जो है वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। बाय डेवलपिंग एआई टेक्नोलॉजीज विद इन इंडिया, भारत जन एम्स not only to reduce reliance on foreign technologies but also to create efficient inclusive AI solutions in various Indian languages। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत जन ना हो के यहाँ पर जो करेक्ट हो जाता है वो यही हो जाएगा कि भाई इंडिया एआई होगा उसमें। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक है, रीजन तो ट्रू है ना, पर्पस क्या है वो तो सही उसने बता दिया है, लेकिन जो स्टेटमेंट है वहां पर जो एआई का भारत जन लिखा है दैट इज रॉन्ग है, यहाँ पर इंडिया एआई होगा, आंसर इज डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है जोरावर। जोरावर क्या है भाई? इट इज एन एडवांस्ड 25 टन लाइट टैंक। दूसरा है इट इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय डीआरडीओ एंड एलएनटी। तीसरा है इट इज डिजाइंड टू ऑपरेट इन हाई एल्टीट्यूड रीजन्स सच एज लद्दाख एंड नॉर्थ ईस्ट एंड इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड बाय रोड, रेल, शिप एंड एयरक्राफ्ट। तो ये यहाँ पर जोरावर एक टैंक के बारे में बात की जा रही है, तो जोरावर टैंक जो है वो आपको आंसर इसका क्या हो जाएगा, जो करेक्ट आंसर है वो इसका हो जाता है, करेक्ट ही पूछा गया है, 57th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा लार्सन टूब्रो की जगह, लार्सन टूब्रो की जगह टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड, यहाँ पर ये आपका आंसर होना चाहिए। वैसे आयोग की तरफ से तो यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया है, लेकिन हम वैसे इसको क्योंकि हमने जहाँ चेक किया है वहाँ पे एलएनटी नहीं दिया हुआ था, 134 इसका आंसर होना चाहिए, 134 बी। इसको एक बार चेक कीजिएगा आप लोग भी, बी होगा कि डी होगा, क्योंकि आयोग की तरफ से आई गेस इसका आंसर डी दिया गया है और बी इसका आंसर जो है वो हमें लग रहा है कि वहाँ पे एलएनटी ना हो के टाटा की कंपनी है। ठीक है, तो इसको चेक करने वाला है यहाँ पर, ये स्टेटमेंट क्या है, सही है कि गलत है? वैसे मुझे लगता है कि इसका आंसर बी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है, गंबूसिया अफिनिस एंड पोसिलिया रेटिकुलाटा रिसेंटली सीन इन द न्यूज आर स्पीशीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये फिश की वेराइटीज है, ये फिश के नाम है। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस 59th रिगार्डिंग द सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। तो इट वाज रिसेंटली नोटिफाइड एज ओडिशा's थर्ड नेशनल पार्क आफ्टर भितरकनिका इन सतकोसिया। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग हियर, ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज अ पार्ट ऑफ यूनेस्कोज वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट हियर। यहाँ पर टाइगर रिजर्व भी आपको मिल रहा है, इट इज द वर्ल्ड्स ओनली नोन हैबिटेट ऑफ वाइल्ड melanistic tigers and black strips. It is the first reserve in India where the Trail Guard AI system has shown success as an anti-poaching tool. तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, आंसर इज सी ऑप्शन, करेक्ट पूछा गया है, आंसर इज सी 2, 3 and 4। नेक्स्ट 60th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। Consider following statements regarding the chess titles and recent developments. The winner of the World Chess Championship is accorded द टाइटल ऑफ ग्रैंड मास्टर। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ग्रैंड मास्टर तो किसी और उम्र में भी बन सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट हमारा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वंस अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ ग्रैंड मास्टर इज जनरली हेड फॉर लाइफ। ये भी जनरली बिल्कुल सही स्टेटमेंट ही है, बट वही है कि एथिकल कंडीशंस कुछ ऐसी होती हैं, अगर उसको वॉलेट करता है कोई भी पर्सन जिसको ग्रैंड मास्टर बोला गया है, तो उस कंडीशन में उसका ग्रैंड मास्टर टाइटल वो हट जाता है। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है, दूसरा स्टेटमेंट जनरली सही ही होता है। और उसके बाद में गुकेश डी बिकेम द यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन बाय डिफीटिंग डिंग लेरेन ऑफ चाइना इन द 2024 FIDE वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर ओनली 2 इसका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे आंसर इसका हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आता है ये,
Microfinance focuses exclusively on the provision of microcredit facilities to low income groups and excluded the insurance and savings. तो ये हमारा गलत स्टेटमेंट हो जाएगा भाई, ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, सब पे करता है फोकस, ठीक है, एक्सक्लूड नहीं कर रहा होता है। अगला स्टेटमेंट है द थ्रस्ट ऑफ द माइक्रोफाइनेंस इनिशिएटिव्स इज टू चैनलाइज प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन क्रेडिट इन मल्टीपल डोजेज बेस्ड ऑन द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रोस्पेक्टिव बोरोवर। इट हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम चैरिटी बेस्ड टू थ्रिफ्ट बेस्ड एंड फाइनली टू ट्रस्ट एंड क्रेडिट वर्दिनेस मॉडल। India has adopted the concept of microfinance from Bangladesh. No, this is the wrong statement. यहाँ पर लास्ट वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ये सही है और ये सही है, पहला गलत, चौथा गलत, दूसरा तीसरा सही। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, करेक्ट पूछा गया है तो ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये इंडिया का अपना एक मॉडल है, बांग्लादेश लिया नहीं गया है। आंसर इज बी ऑप्शन। इंडिया के 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन है ये वाला, 52nd क्वेश्चन। सेकेंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान, उसके बाद में 4th के बारे में पूछा है, 8th के बारे में पूछा है और 10th के बारे में पूछा है। तो 5 ईयर प्लान आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 62nd वाला जो क्वेश्चन है हमारा, इसके लिए जो पहला क्वेश्चन था हमारा, सेकेंड 5 ईयर प्लान के लिए, इट फोकस्ड ऑन द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड थ्रू हैवी इंडस्ट्रीज, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये वाला। दूसरा स्टेटमेंट हमारा, लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू इन्वेस्टमेंट इन इंडिपेंडेंट इंडियाज अर्ली ग्रोथ एक्सपीरियंस, ये एक तरीके से हमारा जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो जाने वाला है, कि ये रॉन्ग स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, ठीक है, तो ये हमारा डोमेस्टिक सेविंग्स, ये ऐसा नहीं है, ये वाला गलत स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा गलत होने वाला है। थर्ड स्टेटमेंट हमारा, इट सेज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द 4th 5 ईयर प्लान वर टू रिमूव द पॉवर्टी इन द अटेनमेंट ऑफ द सेल्फ रिलायंस, अटेनमेंट ऑफ द सेल्फ रिलायंस। वैसे इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी ऑप्शन, ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर। है कितने, 5 हैं, ठीक है। और इसके बाद में द 8th 5 ईयर प्लान वाज इंप्लीमेंटेड आफ्टर द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो जाएगा। एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद में हमने देखा इसके बारे में। और प्लानिंग पैराडाइम बाय स्टेटिंग इट्स इन इट्स प्रीफेस दैट द प्लान इज इंडिकेटिव इन नेचर, द 10th 5 ईयर प्लान मार्क्ड अ शिफ्ट इन द प्लानिंग पैराडाइम। तो ये हमारा स्टेटमेंट, ठीक है, इस वाले स्टेटमेंट में ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये वाला करेक्ट, ये गलत। मतलब देखा जाए तो टोटल हमारे 3 स्टेटमेंट्स हमारे सही हैं, बी ऑप्शन ओनली 3 इज द राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बी ऑप्शन इसका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, 63rd question, several finance commissions have recommended the establishment of an independent fiscal council in India. In this context, which of the following are the potential benefits of setting up such a council? Correct answer is D. All are the points, जितने भी हमारे points दिए गए हैं वो correct ही हमारे यहाँ पे मिलेंगे। Assessing and monitoring the fiscal policy, correct statement. Effective implementation of fiscal rules and strengthening of fiscal performance. Correct statement. Better coordination between the center and the states and the consistency of the fiscal targets across levels of government. Correct statement. Enhanced accountability to the legislature and the public at large in calibrating fiscal policies. All the 4 statements are correct here. Next question. This statement is regarding the GST Council. The GST Council is a constitutional body constituted under the Article 279A of the Indian Constitution. ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है। इट इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, रॉन्ग, फाइनेंस मिनिस्टर हो जाएगा ये, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, सेकंड रॉन्ग, इसलिए हट गया यहाँ पर। थर्ड स्टेटमेंट इज ऑब्वियसली करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर ए और डी दोनों ऑप्शंस में यहाँ पर कॉमन मिल रहा है। द रेवेन्यू सेक्रेटरी एक्ट्स एज द एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी ऑफ द जीएसटी काउंसिल, करेक्ट स्टेटमेंट। एंड लास्ट में आता है द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल आर बाइंडिंग ऑन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स, दैट इज रॉन्ग, नॉट बाइंडिंग, ठीक है, ये रॉन्ग हो गया। आंसर इज A option is correct here. 1 and 3 is the right answer. अगला क्वेश्चन आता है regarding the नीति आयोग's multi-dimensional poverty in India since 2005 and 6. Multi-dimensional poverty in India declined significantly between 2013-14 to 22-23, with more than 24 crore people escaping poverty during this period. This is correct statement. अगला statement आता है all 12 indicators of multi-dimensional poverty index showed a remarkable improvement during this period. This is also correct.
अगला है बिहार रजिस्टर्ड द लार्जेस्ट डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ मल्टी डायमेंशनल पुअर फॉलोड बाय ओडिशा। नो, बिहार में नहीं होगा। नंबर 1 इज यूपी, फर्स्ट है यूपी आता है, इसलिए बिहार पे नहीं आने वाला है ये वाला। इसके बाद में अगर आप देखें कि कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, तो आई राइट सबसे पहले आता है यूपी, उसके बाद में आता है सेकंड नंबर पे आएगा बिहार, सेकंड नंबर पे आता है बिहार, थर्ड नंबर पे आता है एमपी, एंड उसके बाद में ओडिशा जो आता है वो सेवेंथ नंबर पे आता है। उड़ीसा सेवेंथ पे आता है। तो ये हमारा थर्ड स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग यहाँ पर। 1 and 2 करेक्ट, ए ऑप्शन हमारा हो गया करेक्ट। पूछा गया था 1 and 2 हो गया, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बेनिफिशरीज एंड इशुएंस द राशन कार्ड्स। यहाँ तक तो सही है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स करने के लिए एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की हेल्प लेता है, हमारी गवर्नमेंट लेती है। लेकिन जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज है इट इज डन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। पहला रॉन्ग हो गया, ऑप्शन नंबर ए और डी गायब। ठीक है, आते हैं चंडीगढ़, पुडुचेरी एंड मध्य प्रदेश। द एक्ट इज इंप्लीमेंटेड इन द कैश ट्रांसफर मोड अंडर विच फूड सब्सिडी इज ट्रांसफर डायरेक्टली इनटू द बैंक अकाउंट्स ऑफ बेनिफिशरीज। एमपी यहां पे लिख दिया है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि एमपी में आपको बेनिफिशरीज को राशन दिया जाता है, अकाउंट में पैसा नहीं आता, उनको दिया जाता है, राशन दिया जाता है फेयर प्राइस शॉप्स जहां पे होती हैं और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पीडीएस सिस्टम से दिया जाता है वहां पे राशन, वहां पे अकाउंट नहीं आ रहा है अकाउंट पे। तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है, फर्स्ट भी गलत है। तीसरा आता है द एल्डेस्ट वुमेन ऑफ द हाउस होल्ड एजेड 18 ईयर्स और अबव इज मैंडेटेड टू बी द हेड ऑफ द हाउस होल्ड फॉर द पर्पज ऑफ इशूइंग राशन कार्ड अंडर द एक्ट। थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सही यहाँ पर हो जाएगा, और इसलिए सी इज द राइट ऑप्शन, 3 ओनली इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। सोचिए कितने सारे क्वेश्चन आए हैं आपके 3 से 4 स्टेटमेंट वाले, तो टफ क्वेश्चन था, लेंदी क्वेश्चन था, लेंदी पेपर था हमारा। An entity shall be considered as a startup up to a period of 10 years from the date of its incorporation. Correct statement. इसके बाद में आता है the entity's turnover should not have exceeded 1000 crores in any financial year since its incorporation. तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसके बाद में आता है नेक्स्ट, an entity formed by splitting up or redestruction of an existing business is eligible to considering as a startup। ये हमारा स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1 ओनली। ठीक है, करेक्ट आंसर इज 1 ओनली, 67 का ए। अगला देखिए, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, बजट में 24-25 में क्या मेंशन था, इनहांसिंग डायरेक्ट वेज सब्सिडीज इन रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, रॉन्ग। इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स फॉर एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर जो होते हैं, जो नौकरी दे रहे होते हैं, वो अगर फर्स्ट टाइम फॉर्मल सेक्टर में वर्कर्स को इंक्लूड कर रहे होते हैं, नए लोगों को अपने काम में इंक्लूड कर रहे होते हैं, तो उनको मिलती है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत इंसेंटिव। आंसर इज सी ऑप्शन। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स आर लाइकली टू लीड टू एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई इन इंडिया। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ओनली 2, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका होने वाला है। 69th क्वेश्चन जो है इसमें ए ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। पहला जो है एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट ऑपरेशंस बाय कमर्शियल बैंक्स, ये आपका इंक्रीज करता है मनी सप्लाई, ये भी हो जाएगा इसमें। दूसरा है बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द आरबीआई, तो ये भी हमारा इंक्रीज करता है। इसके बाद में तीसरा दिया है सेल ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू द पब्लिक बाय द आरबीआई, तो इट डिक्रीजेस, ये नहीं करता है। इंक्रीज इन रेपो रेट, ये भी नहीं करता है, और एमएसएफ वाला भी नहीं करता है। आंसर इज ए ऑप्शन, ओनली 2 इज द राइट ऑप्शन। अगला है चैलेंजर बैंक कौन कौन से होते हैं, तो जो भी हमारे डिजिटली ड्रिवन स्मॉल बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, ये हमारे चैलेंजर बैंक होते हैं, that aim to disrupt the traditional banking models through the technology and the innovation। बी ऑप्शन इसका हो जाएगा 70वें क्वेश्चन का। 71वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव रिलेटेड टू द स्कूल एजुकेशन। तो स्कूल एजुकेशन, इसके लिए विद्या गुरु इज नॉट एनी इनिशिएटिव। सी ऑप्शन इसका हो जाएगा विद्या गुरु, बाकी सारे इनिशिएटिव हैं, नॉट पूछा था यहाँ पर, नॉट अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव। अगला क्वेश्चन आता है
स्टेटमेंट 1, 2 और इसमें बताना है कि स्टेटमेंट्स कौन से सही हैं। अकॉर्डिंग टू द बर्गमैन्स रूल, बर्ड्स एंड मैमल्स इन कोल्डर रीजन्स टेंड टू significantly larger in body size than their conspecifics inhabiting warmer regions। ठंड वाले क्षेत्रों में रहने वाले जो भी हमारे जीव रहते हैं उनके आकार बड़े होंगे, उनका शेप बड़ा होता है, क्योंकि सरफेस एरिया उनका जो वॉल्यूम है उसके हिसाब से सरफेस एरिया जो है वो कम होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगी, बॉडी से हीट निकल जाएगी। ठीक है, तो वॉल्यूम बढ़ाने के लिए उनका आकार बड़ा होना चाहिए, ये बर्गमैन रूल था और ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट भी है। A smaller surface area to volume ratio enables them to lose less heat to their environment compared to the smaller animals which have a larger surface area to the volume ratio। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, उसका सही सोल्यूशन भी आपको दे रहा है। A is the correct option। Statement 1 and 2 are correct and statement 2 is the correct explanation of statement 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज यूज्ड इन क्लाउड सीडिंग टू एनहांस रेनफॉल। तो कृत्रिम वर्षा के लिए, क्लाउड सीडिंग के लिए सिल्वर आयोडाइड यूज कर रहे होते हैं, ए ऑप्शन हो गया इसका। अगला क्वेश्चन है द Nagoya Protocol was adopted in 2010 with the objective of ensuring access to the genetic resources and the fair and equitable sharing of benefits arising from their use। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। Ratification of the Nagoya Protocol, the National Biodiversity Authority NBA was established in India to fulfill the obligations of the protocol। This statement is wrong, क्योंकि ये हमारा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है, इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर NBA जो है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी वाज इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2003। ठीक है, ये कब बनाया गया था, ये 2003 में बना लिया गया था, 2003 में ही एस्टैब्लिश हो गया था, इसलिए ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आंसर विल बी 1 ओनली, क्योंकि करेक्ट पूछा गया है। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है टाइगर रिजर्व्स एंड द स्टेट्स। यहाँ पर महाराष्ट्र ना होके सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कहां पे है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। बाकी बांदीपुर आपको टाइगर रिजर्व कर्नाटका में मिलता है, मध्य प्रदेश में मिल रहा है आपका, ये बांधवगढ़ में मिल जाएगा, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व आपका तमिलनाडु में मिल जाएगा। 3 पेयर्स जो है वो करेक्टली मैच्ड है, 3 पेयर्स, सी इज द राइट आंसर, 3 पेयर करेक्टली मैच्ड है, पहला वाला जो है वो गलत था। अगला आता है यहाँ पर स्टेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, आयनोस्फेयर, वायुमंडल की जो लेयर्स होती हैं उनके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। करेक्ट आंसर यहाँ पर आई थिंक आपको दिख रहा होगा, विजिबल होगा, स्टेटमेंट बहुत ज्यादा है इस वजह से यहाँ पर इसको साइज छोटा हो गया। करेक्ट जो आंसर है वो इसका आता है हमारा बी ऑप्शन 3412, 3412। ठीक है, तो ए जो है स्टेटोस्फेयर का हो जाएगा हमारा सबसे पहले 3। स्टेटोस्फेयर मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको समताप मंडल। Characteristics, it says it is characterized by temperature increase with altitude leading to a layer in which vertical mixing is limited। ठीक है, 3412 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखिएगा, बी ऑप्शन इसका आंसर हमारा हो जाएगा, 3412। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। 77th क्वेश्चन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, PFCs, SF6 कौन कौन से क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत यहाँ पर इंक्लूडेड है। 1256 ए ऑप्शन यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, 1256, 1256। ठीक है, ए ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, बायोस्फीयर रिजर्व एंड फौना आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसको मैच करना था, गोल्डन गेको, गोल्डन लंगूर, मस्क डेयर एंड लायन टेल्ड मैकैक। तो बंदर होता है, नीलगिरी, नंदा देवी, मानस और सिसचलम हिल्स। सिसचलम हिल्स में आपको गोल्डन गेको मिलता है, डी का पहला, तो डी का पहला ए में है, सी में है। इसके अलावा नीलगिरी में आपको अच्छा ये आपको मस्क डियर कहाँ पे, नंदा देवी, बी का तीसरा मिल जाएगा, बी का तीसरा। ठीक है, तो बी का तीसरा भी बिल्कुल कॉमन है, दोनों में कॉमन है, बी में, ए में भी और सी वाले पार्ट में भी। ठीक है, अब देखो नीलगिरी में आपको क्या मिल रहा है, गोल्डन लंगूर कहाँ पे मिलता है, गोल्डन लंगूर मिलता है आपको ये नीलगिरी वाले पार्ट में। ठीक है, लायन टेल्ड मैकॉक मिलता है, अच्छा लायन टेल्ड मैकॉक मिलता है नीलगिरी वाले पार्ट में, और मानस में मिलता है गोल्डन लंगूर। सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, 4321। ठीक है, 4, 3, 2 एंड 1, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड्स इन इंडिया। डेफिनेटली एमपी, पन्ना माइंस जहाँ पे आपको मिल रही हैं। इसके बाद में 80वां क्वेश्चन आता है माइक्रोप्लास्टिक्स के लिए, दे आर स्मॉल पीसेस ऑफ प्लास्टिक्स लेस देन 5 मिलीमीटर्स इन लेंथ। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है।
ये सारे ही स्टेटमेंट हमारे इसके सही हैं, ठीक है। दे कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स बाउंड टुगेदर इन द पॉलीमर चेन्स, करेक्ट स्टेटमेंट। तीसरा है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को ये अब्जॉर्ब करते हैं, पोटेंशियली इंक्रीजिंग द टॉक्सिसिटी ऑफ द पार्टिकल्स, करेक्ट स्टेटमेंट। एंड लास्ट में this they can be inhaled from the air, also absorbed through the skin also. All four statements are correct here, correct ही पूछा गया था, डी आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 81st, ये आपका कार्बन क्रेडिट के ऊपर है। यहां पर थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग हियर, बाकी सारे बिल्कुल सही है। 1 2 4 बिल्कुल करेक्ट है, 1 2 एंड 4 करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट हमारा यहां पर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। द क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल अलाउज डेवलप्ड कंट्रीज टू अर्न कार्बन क्रेडिट बाय इन्वेस्टिंग इन द एमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट्स इन अदर डेवलप्ड कंट्रीज। नो, यहाँ पर डेवलप्ड नहीं होगा, इन अदर डेवलप्ड नहीं होगा, डेवलपिंग हो जाएगा। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है, डेवलप्ड एज वेल एज डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। तो ये डेवलपिंग कंट्रीज ही होगा, सिर्फ डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड हो जाएगा, डेवलप्ड में नहीं करना है इन्वेस्ट। 1 2 एंड 4 बिल्कुल आंसर हो जाएगा इसका, वरना से क्या होगा कि जो डेवलप कंट्रीज है आपस में साठ गांठ कर लेंगी और वो आपस में ही उनका चलता रहेगा गेम। 1 2 एंड 4 इज द राइट आंसर, बी। अगला क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट 1, बायोलॉजिकल कम्युनिटीज इंक्रीज इन डाइवर्सिटी एज ए प्रोसीड थ्रू सीरल स्टेजेस टू अ क्लाइमैक्स, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एंड स्टेटमेंट 2 कहता है इन मोस्ट ऑफ द लैंडस्केप वी सी अराउंड अस सक्सेशंस आर ऑफन अरेस्टेड नेचुरली और बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये ए स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा इसका। अगला है इन द फेरल सेल सरफेस विंड्स मूव पोलवर्ड एंड द डिफ्लेक्टेड वेस्टवर्ड ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स फॉर्मिंग। यहाँ पर देखिए पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि फेरल सेल में जो भी हमारी हवाएं चल रही होती हैं वो डिफ्लेक्टेड वेस्टवर्ड लिखा है, इस वजह से ये रॉन्ग हो गया, वेस्टवर्ड नहीं होता है, ठीक है, ईस्टवर्ड हो जाएगा ये। फॉर्मिंग द प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज, तो वेस्ट से ईस्ट चलती है वेस्टर्लीज, इसलिए। In the Hadley cell, surface winds move equatorward and are deflected eastward due to Coriolis force, ठीक है, deflected eastward नहीं, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा, वेस्टवर्ड हो जाएगा इसमें। फॉर्मिंग द प्रिवेलिंग, ये हमारा उल्टा दिया हुआ है दोनों स्टेटमेंट्स में, इसलिए गलत हो गया। डी इज द राइट आंसर, नीदर वन नॉर टू, करेक्ट पूछा गया था, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, नीदर वन नॉर टू, दोनों स्टेटमेंट गलत है। अगला क्वेश्चन आता है इनकरेक्ट पूछा गया है इसमें, इनकरेक्ट पूछा गया है इसमें, गलत वाला कौन सा है इसमें, ये है बी। इन फिजन द मास ऑफ द एंड प्रोडक्ट्स इज लेस देन द मास एट द बिगिनिंग, बट इन फ्यूजन दिस इज नॉट द केस। दोनों ही केसेस में ऐसा होता है कि मास जो है वो आपको कम ही मिलेगा, लेस देन द मास एट द, तो ये हमारा स्टेटमेंट जो है वो बी वाला गलत स्टेटमेंट है, वही पूछा भी है, गलत कौन सा होगा। दोनों केसेस में, फिजन में फ्यूजन में, दोनों में ही क्या होता है, लेस देन द मास एट द बिगिनिंग, दोनों में मिलता है। अगला क्वेश्चन है Consider the following statements about the groundwater and identify the incorrect option। यहाँ पे आपको गलत वाला बताना है, तो confined aquifer, डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा गलत है, incorrect वाला पार्ट है। Confined aquifer is a groundwater storage area located above a layer of the impermeable rock। ये वाला हमारा डी जो है वो हमारा हो जाएगा incorrect ऑप्शन, बाकी सारे सही है। अगला क्वेश्चन आता है सेक्स रेशियो के ऊपर। सेक्स रेशियो इन इंडिया इज कैलकुलेटेड एज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, करेक्ट स्टेटमेंट। 0 से 14 एज पॉपुलेशन में आता है। चाइल्ड सेक्स गलत हो गया ये वाला, क्यों, क्योंकि 0 से 6 एज के बीच में आता है, ये 14 नहीं होता ये। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड रॉन्ग, इसलिए हमारा ए और सी चला गया। इसके बाद में ओवरऑल सेक्स रेशियो एज पर द सेंसस 2011 वाज हाईएस्ट इन तमिलनाडु। नो, तमिलनाडु में नहीं था, कहाँ पे था, केरल में था, केरला में था। ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा हमारा गलत है, तीसरा भी, अच्छा तीसरा ये वाला है। While child sex ratio in India is adverse, the sex ratio for the elderly population is favorable। ये स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है, सही है, क्योंकि जो फीमेल्स होती है ना उनकी जो एज होती है वो ज़्यादा चली जाती है, बिकॉज वहाँ पर सेक्स रेशियो जो है वो एल्डरली का क्या होता है, इट इज़ फेवरेबल फॉर द वुमेन पार्ट, ठीक है, सेक्स रेशियो फॉर द एल्डरली। इसलिए क्या होता है कि क्योंकि फीमेल का पार्ट नंबर ऊपर रहता है, मेल्स का नंबर नीचे रहता है, और क्योंकि एल्डरली के लिए निकालना है तो फीमेल्स ज़्यादा समय तक जीवित रहती हैं और मेल्स कम समय तक जीवित रहते हैं, तो यहाँ पर संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है, यहाँ पर संख्या कम हो जाती है, तो इट इज़ मोर फेवरेबल, ऐसा बोला गया है। तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग, आंसर इज 1 and 3, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द टोटल फर्टिलिटी रेट TFR ऑफ द सिलेक्टेड स्टेट्स ऑफ इंडिया एज पर द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे
19 से 21 के बीच में आपको बताना है कौन से स्टेट से। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे होता है बी वाला, मेघालय, गुजरात। अच्छा, यहाँ पर कौन कौन से हैं? सिक्किम, मेघालय, पंजाब स्टेट्स जो हैं वो कौन कौन से आ रहे हैं ये, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका मेघालय, गुजरात, पंजाब और सिक्किम। यही इसका क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर है। बी ऑप्शन इसका हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका हो जाएगा, मेघालय, गुजरात, पंजाब एंड सिक्किम। मेघालय का कितना है? मेघालय का हो जाएगा 2.9, 2.9 होता है मेघालय का। इसके बाद में गुजरात का होता है 1.9, पंजाब का है इसमें 1.6 एंड 1.1 सिक्किम का है। ये है इसका वैल्यू। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चूज करना था, तो ये आपका बी ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन आता है, असर्शन रीजन का, द रूरल टू रूरल माइग्रेशन स्ट्रीम हैज अ लो वॉल्यूम इन इंडिया, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद में लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल इंडिया माइग्रेट टू फॉरेन कंट्रीज, ये भी रॉन्ग ही होगा, लेकिन आयोग की तरफ से इसको सही माना गया है एंड डी ऑप्शन को चूज किया गया है आयोग की तरफ से। लेकिन हमारे, मुझे लगता है ऐसा कि अभी शायद चेंज हो जाए, इसको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा इसका सही आंसर होगा। वैसे दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो गए। रूरल टू रूरल माइग्रेशन स्ट्रीम है द लो वॉल्यूम इन इंडिया, नहीं ऐसा नहीं है। रूरल टू रूरल माइग्रेशन जो है, हर शादी होती है महिला की तो वो कहाँ जाती है, हमेशा ग्रामीण क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों में ही मोस्टली जा रही होती है। तो वो क्या है आपका, माइग्रेशन स्ट्रीम है द लो वॉल्यूम इन इंडिया। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या है यहाँ पर, लो वॉल्यूम इन इंडिया, लो नहीं है, ज़्यादा ही वॉल्यूम होगा इसका। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे रॉन्ग हो जाएंगे इसमें, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर होगा, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा ये सोल्यूशन इसका। अगला क्वेश्चन है 89th, राइस कल्टीवेशन के लिए पूछा गया है। राइस रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर अबव 25 से रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर। राइस कल्टीवेशन के लिए लोमी क्लेई सॉइल चाहिए होती है। तार वतार टेक्निक या फिर डीएसआर इसको बोलते हैं। इस टेक्निक को बोलते हैं डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, डायरेक्ट सीडेड राइस, है ना। नर्सरी का यूज नहीं करते हैं इसमें। तो डीएसआर टेक्निक जो होती है उसी को तार वतार टेक्निक बोलते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या बोल रहे हैं, यूजेस लेस वाटर दैन द ट्रेडिशनल पडलिंग मेथड बट क्रॉप ऑल्सो टेक्स मोर टाइम टू मैच्योर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, 89th क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। 89th क्वेश्चन जो है यहाँ पे हमारा, पहला स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है वाला। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है ना, लोमी और क्लेई सॉइल चाहिए होती है, पानी ज़्यादा चाहिए होता है इसमें। और इसके अलावा जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है वो भी हमारा, वो हमारा सही है वैसे। इट टेक्स मोर टाइम टू मैच्योर ऑल्सो। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है वैसे, लेकिन आयोग की तरफ से ए आंसर दिया हुआ है तो हम ए ही को मानेंगे, 1 और 2 को मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये वाला, इट शुड हैव अ मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ 5,000 पर्सन सेंसस टाउन के लिए। एंड यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमारा सही है। सेंसस टाउन को अगर आपको बताना है तो उसकी परिभाषा यही होती है कि मोर देन मिनिमम पॉपुलेशन उसकी 5,000 पर्सन रहना चाहिए। At least 75% the total population should be engaged in non-agricultural activities. This is wrong. At least 75% of the total male population, ये होता तो सही हो जाता, तो मेल होना चाहिए था इसलिए। और लास्ट में है इट शुड हैव अ पॉपुलेशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एटलीस्ट 300 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। तो 300 पर्सन्स ना होके क्या हो जाएगा यहाँ पर, 400 हो जाएगा, ठीक है। 400 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, 400 होना चाहिए था, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। ओनली वन इज द राइट आंसर, ठीक है। ट्रू पूछा गया है, होल्ड ट्रू एज पर द सेंसस ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आता है, कंट्रीज रीजन प्रैक्टिस मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर सारे ही जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, चाहे वो टर्की हो, कैलिफोर्निया इन द यूएसए, चिली, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ये सारे ही ऑप्शंस जो हैं 1 2 3 4 5, डी इसका आंसर हो जाएगा। सभी मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रीड ऑफ काउ। तो सुरती इज अ टाइप ऑफ बफेलो, ठीक है, भैंस, सुरती, बफेलो। आंसर इज सी ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द करेक्ट ईस्ट टू वेस्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया। तो ईस्ट टू वेस्ट ऑर्डर हमारा होता है, ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ईस्ट टू वेस्ट ऑर्डर।
तो 93rd क्वेश्चन है ये वाला, सभी लोग देखिए, उसका आंसर कीजिएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि जो रिवर है इसमें वो दामो जो आयोग की तरफ से आंसर दिया गया है वो दामोदर, बैतरनी, महानदी, पेन्नार दिया हुआ है, लेकिन जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो ईस्ट टू वेस्ट हम लोग अगर जा रहे हैं, ठीक है, ये सारी हमारी जो रिवर्स हैं वो ईस्टर्न साइड की ही रिवर्स हैं। तो ब्राह्मणी, बैतरनी वो उड़ीसा में फ्लो कर रही होती हैं, दामोदर इसी क्षेत्र में थोड़ा सा पीछे की तरफ जाती है, फिर महानदी है और पेन्नार है, तो ए ऑप्शन की तरफ जाएंगे। इसका एक बार चेक कीजिएगा क्या है। वैसे डी ऑप्शन जो है इसका हमारी तरफ से जो आंसर होना चाहिए वो आंसर हम आयोग को मान रहे हैं, तो डी ऑप्शन को मानेंगे हम। दामोदर जो रिवर है, चलो आप इसको यही डी ऑप्शन को चूज कीजिएगा आप लोग, ठीक है, डी ऑप्शन ही चूज कीजिएगा, दामोदर, बैतरनी और महानदी और पेन्नार, डी ऑप्शन। अगला है टाइप ऑफ माइका इसमें से कौन सा नहीं है, ठीक है, इनमें से कौन सा माइका का टाइप नहीं है ये बताना है। तो इसमें ये और ये बायोटाइट और मस्कोवाइट होते हैं, 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा, 1 और 3 नहीं होते हैं, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ये माइका के टाइप्स नहीं होते। अगला है इंडियन रेलवेज के लिए जो एटीपी सिस्टम है, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंडियन रेलवेज टू अवॉइड एक्सीडेंट, ये कवच नाम दिया गया है इसका, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द डायमंड क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट ऑफ इंडियन रेलवेज इज रिलेटेड टू द हाई स्पीड रेल नेटवर्क, करेक्ट स्टेटमेंट है। इसमें तीसरा है इंडिया फर्स्ट अंडर कंस्ट्रक्शन बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट स्पैनिंग 508 किलोमीटर इज बिटवीन साबरमती एंड मुंबई, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, अहमदाबाद साबरमती। और द इंडियन रेलवेज हैज सेट अ टारगेट ऑफ बिकमिंग नेट जीरो कार्बन एमिटेड बाय 2030, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑल 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट है, ट्रू पूछा गया था कौन कौन से हैं, ऑल 4 आर करेक्ट, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है मैच द फॉलोइंग वॉल्केनोज विद द प्लेसेस वेयर दे आर लोकेटेड। पहला है इसमें माउंट मरापी इंडोनेशिया के अलावा मिलता है आपको यूएसए हवाई में मिलता है, और माउंट एरेबस मिलता है अंटार्कटिका में, और ताल मिलता है आपको फिलीपींस में। तो आंसर विल बी 3, 2 and 4 and 1, 3, 2, 4, 1, आंसर इज ए ऑप्शन, 3, 2, 4, 1 ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ पर फिर से आपको मैच द फॉलोइंग करना है। कोलिजन ऑफ द 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, यहाँ पर आपको हिमालय बिल्कुल सही है। इसके अलावा रेजिडुअल माउंटेन्स आपको मिल रहे होते हैं, स्कॉटिश हाईलैंड्स जो हैं वो आपको रेजिडुअल माउंटेन्स मिल रहे होते हैं। कन्वर्जेंस ऑफ द ओशियानिक एंड द कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, ये आपका एंडीज है, ठीक है, ये आपका एंडीज है। उसके बाद में अपवर्ड एंड द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द ब्लॉक्स, ब्लैक फॉरेस्ट इन जर्मनी। तो आंसर इसका हो जाएगा 1, 3, 2 and 4, 1, 3, 2, 4, आंसर इज बी ऑप्शन, 1, 3, 2, 4 बी ऑप्शन। अगला आता है वीवीपैट। वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या है? वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, इट इज नॉट दिस, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, इट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीवीपैट। पहला स्टेटमेंट अगर आपका यहाँ पर गलत हो गया तो ये आपका गलत हो गया, ये आपका गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट ऑब्वियसली आपका सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस में दोनों में कॉमन है। When a vote is cast, a slip is printed and remains exposed through a transparent window of 7 seconds, showing the serial number, name, and the symbol for the candidate. And VVPAT was first used in a by-election in Nagaland in 2013. तो 2013 में इसको यूज किया गया था। सी ये हमारा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये गलत है, सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन आता है 99th क्वेश्चन, नो डिमांड फॉर ग्रांट शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ये हमारा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, प्रेसिडेंट का पसंद चाहिए होता है। नो टैक्स शैल बी लिवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, दिस वाज आल्सो रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पार्लियामेंट कैन रिड्यूस और अबॉलिश टैक्स बट कैन नॉट इंक्रीज इट, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, और इसके लिए हमें सी ऑप्शन ऑल 3 सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, इन रेफरेंस टू द मनी बिल द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द मनी बिल, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, आर्टिकल नंबर 110 में डिफाइन किया गया है इसको, पहला सही हो जाता है। इसके बाद में दूसरा है, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली बाय अ मिनिस्टर एंड दैट टू ओनली ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये वाला।
इसके बाद में तीसरा है, देयर शैल बी endorsed on every money bill when it is transmitted to the Rajya Sabha and when it is presented to the President for assent under Article 111, the certificate of the Speaker of the Lok Sabha signed by him that it is a money bill. सही स्टेटमेंट है। 1, 2 एंड 3 डी ऑप्शन यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए। 1, 2 एंड 3 डी ऑप्शन इसका आंसर हमारा हो जाएगा। तो हमारे 100 के 100 क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए, 100 के 100 क्वेश्चन हमने यहाँ पे देख लिए, उसके सोल्यूशन देख लिया, आंसर देख लिया। कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कि आयोग की जो आंसर की आई हुई है उसमें से, कमीशन की, जो पंजाब कमीशन की आंसर की जो आई हुई है उससे थोड़ा सा डाउट मिल नहीं रहा है। हो सकता है कि वो चीज़ें चेंज करी जाएं, हो सकता है कि अभी क्लेम जो है स्टूडेंट की तरफ से किया जाए, देखते हैं। बट अल्टीमेटली देखा जाए तो स्टडी आईक्यू की तरफ से जो ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जो आंसर बताए गए हैं, वो मोस्टली मैच कर रहे हैं। एक दो क्वेश्चंस में ऐसा हो रहा है सारे मैच कर रहे हैं। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके कौन से आंसर्स जो है वो, कितने आंसर सही आ रहे हैं, फिर हम बताएंगे आपको कि कितना प्रॉपर, क्योंकि अभी एनालिसिस चल रही है, कट ऑफ कितना जा सकता है इसकी। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप स्टडी आईक्यू की तरफ से हमारे कोर्सेस का में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो फाउंडेशन कोर्सेस जितने भी हमारी तरफ से लाए जाते हैं, जितने भी फाउंडेशन कोर्सेस लाए जाते हैं, आप स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो द वेबसाइट ऑफ स्टडी आईक्यू, नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, स्टेट पीसेस पे जाना है। स्टेट पीसेस पे जाके आपको यहाँ पर पंजाब सिलेक्ट करना है। पंजाब के गए हम लोग। पंजाब के बाद में जो फाउंडेशन बैच है, आप फाउंडेशन बैच पंजाब का जो ये है, इस पे आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर जाकर आप बाय नाउ करके आप मेरा कोड AKS लाइव, AKS लाइव लगाकर अप्लाई करके यू कैन गेट द प्लैटिनम बैच इन 18,999 एंड यू कैन गेट द गोल्ड बैच इन 11,999। तो AKS लाइव कोड याद रखिएगा, एक नंबर दिया हुआ है 76400300, इस नंबर पे कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं हमारे बैचेस के बारे में। आज के लिए इतना ही। जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं, आपकी तरफ से क्या लगता है कि कितना कट ऑफ जाएगा। ठीक है, गुड बाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।